जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आज के सेशन में हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और ये इसका पहला सेशन है। तो हम डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन्हीं पे ही फोकस करेंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे जो है वो इसको रिवाइज़ कर लें और इसको जो है वो बड़े समराइज़ और कम्प्रीहेंसिव वे में देखें। चलें जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और ये जो हमारा लेक्चर कंप्यूटर साइंस 2022 का जो टेस्ट है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच to the analysis, design, development, testing, deployment and maintenance of software। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज़ एप्लीकेशन, इट इज़ नॉट जनरली अ थ्योरी। ये थ्योरी नहीं है, इसमें हम अप्लाई करते हैं चीज़ों को। और कैसे अप्लाई करते हैं, बड़े सिस्टमेटिक वे में अप्लाई करते हैं, हमें तुक्के शुक्के नहीं है, इसमें सिस्टम है पूरा एक। और फिर क्वान्टिफाइबल अप्रोच है। क्वान्टिफाइबल से मुराद ये कैलकुलेटेड, वो जिस तरह से हम कोई रेसिपी फॉलो कर रहे हो, कोई डिश हम बना रहे हो, और उसमें जो क्वांटिटी बताई गई हो किसी भी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट की, अगर हम उसको कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो हमारी जो डिश है, जो हमारा मील है, वो उसका टेस्ट नहीं आएगा। द सेम वे दिस अप्रोच क्वान्टिफाइबल, इसको हम बड़ा वेल कैलकुलेटेड वे में यूज़ करते हैं। और इसके जो डिफरेंट हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं या डिफरेंट जो फंक्शन हमने परफॉर्म करने होते हैं वो क्या है, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये एक वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेशुमार डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये एक थोड़ी सी समझ लें कि थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा लोग इसके ऊपर एग्रीड अपॉन हैं। ओके, अब इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा आपको ज़रा एक और रंग में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। SE is the application of a systematic and quantifiable approach to the, ये सिस्टमेटिक को आपने समझ लिया, एप्लीकेशन को आपने समझ लिया, क्वांटिफाइएबल को समझ लिया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, हम इसमें एनालिसिस कर रहे होते हैं। और एनालिसिस में क्या करते हैं हम, इसमें हम इंटरव्यूज़, फिजिबिलिटी स्टडी और फिर डेफिनेटली उसकी रिपोर्ट भी हम जनरेट करते हैं। एनालिसिस के बाद जो भी हमने प्रोजेक्ट करना होता है, जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, तो एनालिसिस के बाद अगला फेज़ आ जाता है डिज़ाइन का। तो जब हमने इंटरव्यूज़ कर लिए अपने कस्टमर के और उस चीज़ के लिए जो कि हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी हमने फिजिबिलिटी चेक कर ली, हमें हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसकी रिपोर्ट की बेस पे हमने डिसीजन ले लिया। तो उसके बाद हमने अपने सॉफ्टवेयर का, जो हमारा पोटेंशियल सॉफ्टवेयर है, उसका डिज़ाइन बनाना होता है। और इस डिज़ाइन फेज़ में हमारे पास डायग्राम्स बनती हैं और उसमें मोस्टली हम UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई जो है वो डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स वगैरह यूज़ की जा सकती हैं। और डिज़ाइन के बाद फिर आ जाती है बारी डेवलपमेंट या कोडिंग की, और इसमें हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो बेशुमार हैं, डिपेंड्स कि हम क्या बना रहे हैं, हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं या वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड या iOS, वो फिर हमारा ट्रैक चेंज हो जाता है। और उसके बाद डेवलपमेंट के बाद आ जाती है टेस्टिंग। एक्चुअली टेस्टिंग का जो सीक्वेंस है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग सम, अरेंजिंग सम एक्टिविटीज़, वो फोर्थ नंबर पे आता है। टेस्टिंग फोर्थ नंबर पे आती है, लेकिन टेस्टिंग कोई ऐसा अमल नहीं है, ऐसा केस नहीं है कि हम इसको चौथे नंबर पे ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट के बाद स्टार्ट करेंगे, ऐसा केस नहीं है। इवन हम डिज़ाइन बना रहे हों या हम एनालिसिस कर रहे हों, तो उस वक्त भी हम एक टेस्ट कर रहे होते हैं, हम एक चेक कर रहे होते हैं कि हमने कोई एनालिसिस गलत तो नहीं कर लिया, उसको हम टेस्ट करते हैं, हमने डिज़ाइन कोई गलत तो नहीं बना दिया। इवन जब हम पहली फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिख रहे होते हैं तब भी जो हम कंपाइलेशन करते हैं वो भी टेस्टिंग की एक तरह से टाइप ही होती है। तो टेस्टिंग एक ऐसा हमारा एक्टिविटी है जो कि थ्रू आउट चलती भी है। तो टेस्टिंग में मल्टीपल टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस, अल्फ़ा, बीटा, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स एंड सो ऑन। ये चंद मैंने लिखी हैं, बेशुमार हैं। तो टेस्टिंग के बाद आ जाता है डिप्लॉयमेंट।
अब बारी आ जाती है, हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, अब उसको डिप्लॉय करना है और डिप्लॉयमेंट के साथ ही इसकी इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग होती है और डिप्लॉयमेंट के बाद जो है वो हमारा एक सिस्टम की मेंटेनेंस चलती है और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। चूँकि हमें इस बात का पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं रियल लाइफ से, तो ह्यूमंस की जो बॉडी है उसको बरी किया जाता है, उसको दफनाया जाता है। जो हमारी रूह है, जो हमारी स्पिरिट है, वो हमारे जिस्म में आने से पहले भी कहीं पे रिज़ाइड कर रही थी और जब हमारा जिस्म दफना दिया जाएगा उसके बाद भी हमारी रूह कहीं चली जाएगी। बिल्कुल सेम वे जो सॉफ्टवेयर है वो ख़त्म नहीं होता। हाँ, अगर कोई वो ऑब्सोलीट हो जाए, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स अब्रप्टली चेंज हो जाए तो वो अलग केस है, हम उसका यूजेज छोड़ सकते हैं। एनीवे मेंटेनेंस चलती रहती है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद चीज़ों को हमने लेके चलना है बड़ा समराइज वे में। तो नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर जो हैं उनकी नेचर आजकल अगर आप देखें तो दो तरह की इसकी नेचर है। एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है जी, और दूसरी तरफ ये व्हीकल भी है। प्रोडक्ट से मुराद तो आप समझते हैं कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, कंपनीज उसको एज अ प्रोडक्ट सेल करते हैं या उसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फिर दूसरा व्हीकल कैसे है कि कोई भी बिज़नेस अगर आपने करना है तो उस बिज़नेस को रन करने के लिए भी जो आपकी वेबसाइट है दैट इज़ आल्सो अ सॉफ्टवेयर। अगर आप कोई LMS यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई आपका POS पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, तो वो आपके बिज़नेस के लिए व्हीकल है, वो आपके बिज़नेस को ड्राइव करवा रहा है आपका सॉफ्टवेयर। तो हमारे सॉफ्टवेयर की दो समझ लें कि इसकी नेचर्स बन जाती हैं, प्रोडक्ट और व्हीकल। फिर सॉफ्टवेयर में आज के दौर में जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आप उसको देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। इसकी डायमेंशंस, इसके डिफरेंट इश्यूज़, और उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि ये एक हूट सूट एक जो है वो इदारा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कुछ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर वर्क करता है। तो ये देखें हमारे पास 2910 इन मिलियंस, ठीक है जी, फेसबुक के यूज़र्स हैं। और फेसबुक क्या है, अल्टीमेटली एक सॉफ्टवेयर ही तो है। यूट्यूब, इसके ऊपर 2562 इसके मिलियन 2562 मिलियन यूज़र्स हैं। तो सॉफ्टवेयर की जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। ये एक प्रोडक्ट भी है, एक व्हीकल भी है, और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर की नेचर है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें हमारे पास मतलब लेयर्स में यू कैन से के काम हो रहा होता है। हमारा मेन फोकस है वो तो क्वालिटी पे होगा। और जब हमने ये कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक और क्वांटिफाइएबल अप्रोच है, तो सिस्टमेटिक और क्वांटिफाइएबल अप्रोच होने का जो बेनिफिट हम अचीव करते हैं वो क्वालिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ठीक है जी। और इसके बाद जो लेयर्ड हमारी ये टेक्नोलॉजी है उसमें डिफरेंट प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। प्रोसेसेस के अंदर मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टूल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये मैं बड़ा समराइज वे में आपको जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम सब सीक्वेंट देखते हैं, मतलब किसी और जगह पे। तो एक हमारे पास जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क, हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से पहले जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात करेंगे। अ जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनकम्पासेस 5 एक्टिविटीज़, ठीक है जी। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, हमें अपने जो हमारा प्रोसेस फ्रेमवर्क है, हमने जब सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो जो हमारा वो सारा प्रोसेस है, जैसे हमने कहा कि क्वालिटी हमारा मेन फोकस होता है, लेकिन प्रोसेस एक हम फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं और साथ हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। तो जेनेरिक प्रोसेस जो हमारा फ्रेमवर्क है वो क्या है, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। उसमें सबसे पहले है कम्युनिकेशन। वी हैव टू कम्युनिकेट विद आर कस्टमर, वी हैव टू गैदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद मॉडलिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिप्लॉयमेंट। अब ये जो हमने डिस्कस की थी, ये मैंने डायग्राम रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऐड कर लिया है, ये राइट बॉटम कॉर्नर पे। तो ये इसको
आप कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क से। ये एक आपके एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज़ का इस जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क से कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। और जो कम्युनिकेशन है एक्चुअली उस कम्युनिकेशन में हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन प्लानिंग आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन और प्लानिंग हमारा जो है ये एनालिसिस वाला फेज़ है। और जो मॉडलिंग है, डिज़ाइन को मॉडलिंग भी कहते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन जो आपकी कोडिंग वगैरह और डिप्लॉयमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग, इसमें सारा कुछ शामिल कर दिया। तो ये 5 हमारे पास जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं। और कम्युनिकेशन में हम स्टेक होल्डर्स को कांटेक्ट करते हैं, जितने भी जो फंड्स जिन्होंने जनरेट करने हैं, जिन्होंने पे करना है या जिन्होंने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, उनके हम इंटरव्यूज़ करते हैं और उनसे हम डिफरेंट केस स्टडीज़ उनकी देखते हैं। उनके वर्किंग एनवायरनमेंट में जाके हम उनको एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकें। बिकॉज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या किसी भी बिज़नेस में जहाँ पर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स या प्रोडक्ट डेवलपर्स प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विसेज देते हैं, वहाँ पर जो कम्युनिकेशन गैप है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वही गैप क्रिएट करता है। तो इसलिए ये जो हमारा फेज़ है कम्युनिकेशन फेज़, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने अगर अच्छे से रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली तो सॉफ्टवेयर हमारा क्वालिटेटिव हो सकता है। फिर प्लानिंग में हम एनालिसिस कर रहे होते हैं और कैसे हमने अपना सॉफ्टवेयर मुकम्मल करना है वो हम सारा कुछ प्लान करते हैं। और इसमें 5W बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, 5W, हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई। और ये 5W भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। कौन कौन सा फंक्शन यूज़ करेगा, क्या फंक्शन क्या है, कहाँ पर यूज़ होना है, कैसे यूज़ होना है, क्यों यूज़ होना है, सारा हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। और थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि हम इस अपने सॉफ्टवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या कैसे इसको हम डेवलप करेंगे। फिर प्लानिंग जब हमने कर ली, उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि UML डायग्राम इसमें हम यूज़ करते हैं। फिर हम उसकी कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस वगैरह वो यूज़ करते हैं। फिर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है जी, तो ये जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं ये। ओके, नेक्स्ट इज़ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। अब इन जेनेरिक प्रोसेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ सारे, अब ये जो जेनेरिक प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं ये तो कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद मॉडलिंग होगी, मॉडलिंग के बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद डिप्लॉयमेंट। अच्छा, बात ये है कि मुझे मेरे जहन में है कि कितनी चीज़ें हम डिस्कस करनी है। मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड तेज़ हो जाती है। क्या ख्याल है? मेरी जो है ना वो स्पीड थोड़ी सी, मैं देख रहा हूँ मेरे जहन में है कि पीछे कितना पड़ा डिस्कस होने वाला। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो साथ साथ पूछ लें मुझे। आपने जहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपने पूछ लेना है, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। ये ना हो कि आप जो है वो कहीं पे स्टक हुए हों और अगले कॉन्सेप्ट्स आपको समझ ना आए। कोई क्वेश्चन नहीं? तो ये हमारे पास अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ हैं। और ओवरऑल अगर हम अपने सिनेरियो को डिस्कस करें तो जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारे डिफरेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क या प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं और उसके साथ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। और फिर उन अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ के अंदर मल्टीपल फ्रेमवर्क एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ में डिफरेंट टास्क सेट होते हैं। अब ये टास्क सेट से क्या मुराद है? टास्क सेट से मुराद ये है कि वो वाले टास्क जो हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, मुकम्मल डेवलप करने के लिए परफॉर्म करने होते हैं। कोई छोटा सॉफ्टवेयर है तो उसके टास्क सेट भी बिल्कुल लिमिटेड होंगे। उसके लिए हमें कोई लंबी बड़ी कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने फ़ोन किया और अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर की और उसको सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू कर दिया। माइट भी पॉसिबल लंबे चौड़े कोई डिज़ाइन की भी ज़रूरत ना पड़े। तो ये जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ और उसके साथ फिर अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, ये इनका एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हम बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं
कि ये हमारे पास अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट, ठीक है जी, जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली डिस्कस की हैं। और ये सारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, ये इन एक्टिविटीज़ को जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए असिस्ट कर रही होती हैं। हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम मॉडलिंग करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। इन तमाम जेनेरिक प्रोसेस एक्टिविटीज़ में हमारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ साथ साथ इनका रोल होता है, ठीक है जी। तो ये यस श्योर, कम्युनिकेशन में भी हमने अपना प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया ही नहीं है, वो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है जी। फिर उसके अलावा हम रीयूजेबिलिटी भी कर रहे होते हैं यहाँ पे, चूँकि हमने कुछ पहले कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई मैकेनिज़्म यूज़ किया होता है, हम दोबारा वही मैकेनिज़्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है जो हमारे जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें लाजमी नहीं कि हर एक्टिविटी में तमाम अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ अपना रोल प्ले कर रही हों, लेकिन कर भी सकती हैं, ठीक है जी। ये डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट और साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं चीज़ें, ओके। तो उसके बाद जेनेरिक प्रोसेस में एक चीज़ और रह गई जो कि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस हैज़ नॉट येट बीन डिस्कस्ड, दिस एस्पेक्ट कॉल्ड प्रोसेस फ्लो। ये जो हमारी एक्टिविटीज़ जो हमने देखी हैं, इनका जो फ्लो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोसेस फ्लो क्या करता है, डिस्क्राइब्स हाउ द फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ या फिर जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ एंड द एक्शंस एंड टास्क्स that occur within each framework activity are organized with respect to sequence and time। वो उन जेनेरिक प्रोसेस एक्टिविटीज़ को हमने ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उनका सीक्वेंस क्या है, कब किस टास्क की बारी आएगी, इस प्रोसेस फ्लो के हिसाब से हमारे डिफरेंट जो मॉडल्स हैं वो यू कैन से कि वो यहाँ से निकलते हैं। एक हमारे पास प्रोसेस फ्लो है लीनियर, ठीक है जी। लीनियर इसके नाम से ज़ाहिर है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लीनियर में आप तमाम जेनेरिक प्रोसेस एक्टिविटीज़ को एक लीनियर फैशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक आपकी एक्टिविटी मुकम्मल होती है और उसके बाद दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, दूसरी मुकम्मल होती है, तीसरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसका कोई जिसकी आपको ना हो सिंपल वर्ड, ठीक है जी। जो कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ें, अगर कम्युनिकेशन आपने की है तो कम्युनिकेशन के बाद कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपका प्रोड्यूस होगा। अगर आपने प्लानिंग की है तो यू मस्ट हैव अ डॉक्यूमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्लानिंग फेज। अगर आपने मॉडलिंग की है तो आपके पास कुछ डिज़ाइन आएंगे, दैट कुड बी अ क्लास डायग्राम, ईआर डायग्राम और कई सारे डायग्राम्स यहाँ पे बन सकती हैं। तो ये चीज़ें, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जहन में साथ साथ रखें। फिर कंस्ट्रक्शन है, डेफिनेटली यहाँ पे तो आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर, एक कोड हमारा जनरेट होता है, ओके। तो हर एक्टिविटी की कोई ना कोई आउटपुट भी होती है। अच्छा, लीनियर आपका प्रोसेस फ्लो हो गया। फिर एक आइटरेटिव है। आइटरेटिव प्रोसेस फ्लो क्या है, इसमें आइट्रेशंस आ जाती हैं। आइट्रेशन को आप हमने प्रीवियस डिस्कस किया है अपने सेशन में, लास्ट सेशन में भी। आइट्रेशन कहते हैं रिपीट करना चीज़ों को, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर देखें, आइट्रेशन में क्या होता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़, वन और मोर देन वन एक्टिविटीज़, वो अगली एक्टिविटी में मूव करने से पहले वो ख़ास नंबर ऑफ़ टाइम तक रिपीट कर सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखें, कम्युनिकेशन हुई, कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग, और यहाँ से फिर आप वापस आ सकते हो। कब तक वापस आप आओगे, ये आइट्रेशन कितने नंबर ऑफ़ टाइम होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। डेवलपर चूँकि एक टेक्निकल पर्सन होता है, ही और शी सम टाइम गेट्स द सिचुएशन, वो उसे पता चल जाता है कि कस्टमर ने मुझे भी सारा कुछ नहीं बताया, या फिर देयर इज़ सम डेफिशिएंसी एट द एंड ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो वो क्या करता है जी, वो प्रोसेस को रिपीट कर लेता है। वो कहता है कि मैं कुछ और भी इससे डिस्कशन कर लूँ, कुछ और मैं इससे जो है वो चीज़ें पूछ लूँ, ताकि इस बेचारे को तो नहीं पता कि मुझे क्या क्या बताना है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि इसने भी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल नहीं बताई।
तो मुकम्मल बताएगा, तब हमारा अच्छा सॉफ्टवेयर बनना है जी। ये जो है ना, यहाँ पर ये लूप्स या आइट्रेशंस दिखाई गई है ना, ये सिर्फ अभी अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस हैं, ये कोई डेफिनेट हमारा प्रोसेस मॉडल नहीं है। आपके लूप कहीं से किसी दूसरे एक्टिविटी तक वो हो सकते हैं। ये सिर्फ अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय आइटरेटिव, ठीक है जी। ये कोई डेफिनेट, कोई स्पेसिफिक कोई स्पेशल प्रोसेस मॉडल नहीं है। ओके, तो मतलब ये कि हम चीज़ों को आइट्रेट कर सकते हैं। तो आइट्रेशन, आइट्रेटिव के बाद एक आ जाता है एवोल्यूशनरी। अब इसके नाम से जाहिर है एवोल्यूशनरी से मुराद ये होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर गेटिंग क्लोज टू आर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो एग्जीक्यूट्स द एक्टिविटीज़ इन अ सर्कुलर मैनर। अब इसको आप यूँ भी कह सकते हो कि एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस फ्लो है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ एक लीनियर फैशन में एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद फिर जो आखिरी एक्टिविटी है, उसके बाद दोबारा फिर पहली एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो ईच सर्किट थ्रू द 5 एक्टिविटीज़, जो हमने जो जेनेरिक एक्टिविटीज़ देखी थी, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है जी। कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, डिप्लॉयमेंट है, और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन शुरू हो गई। तो इसमें जो आपका आइट्रेटिव था और एवोल्यूशनरी था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आइट्रेटिव डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दरमियान उसकी आइट्रेशन चलती है, लेकिन एवोल्यूशनरी इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि एक दफ़ा हमारा प्रोसेस मुकम्मल चल जाता है। और वो प्रोसेस चलने में होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि हम एक एवोल्यूशन में, या यू कैन से टू जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक आइट्रेशन में हम अपने सॉफ्टवेयर के कोई एस्पेक्ट्स डिज़ाइन कर लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फीचर हम डिज़ाइन कर लेते हैं, जबकि अगले एवोल्यूशन में, अगली आइट्रेशन में हम उससे एडवांस या उसके अलावा कुछ और फीचर्स हम उसमें बिल्ड करते हैं। अच्छा, एवोल्यूशनरी के बाद आ जाता है पैरेलल। फिर कुछ प्रोसेस फ्लो ऐसे हैं पैरेलल, जिनमें पैरेलल वे में काम चल रहा होता है कि आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इस पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट डायग्राम पे चलते हैं। जैसे ये देखें, कम्युनिकेशन प्लानिंग पैरेलल वे में चल रही है, और जब कम्युनिकेशन हो जाएगी, प्लानिंग हो जाएगी, तो फिर हम जो है वो मॉडलिंग कर लेंगे, ठीक है जी। फिर जब मॉडलिंग मुकम्मल, कहीं ना कहीं फिर वो पैरेलल जो सीक्वेंस है वो डिपेंडेंसी में भी आता है, ठीक है जी। अब जब तक हमारी मॉडलिंग मुकम्मल नहीं होती, उस वक्त तक हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। द सेम वे, जैसा हम जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो थोड़ा सा मैं आपको मजीद पीछे ले जाता हूँ। हमारी सबसे पुरानी जो इंजीनियरिंग फील्ड है वो है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है जी। तो सिविल इंजीनियरिंग, हम अभी अगर मॉडर्न एजेस की बात करें तो आपको बात बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी कि जब तक पूरे घर का नक्शा ना बनाओ, हम घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये तो हम कर सकते हैं कि हमारा फर्ज करें जो हमने एरिया कंस्ट्रक्ट करना है, वो उसका जो उस लैंड का जो एरिया है, यू कैन से कि वो 2 केनाल है, ठीक है। और हमारा हमारा प्लान ये है कि हमने पहले एक केनाल कंस्ट्रक्ट करना है, और बाकी एक केनाल जो ना वो हमने बाद में कंस्ट्रक्शन करके इंटीग्रेट करना है, ठीक है जी। तो हम बाउंड्री वॉल बना लेंगे, हम जो बुनियादें हैं वो पूरे 2 कनाल की रख लेंगे जहाँ जहाँ तक कंस्ट्रक्शन होनी, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक कनाल में फ़िलहाल कवर करना है तो हम उसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, बाकी की हम कम अज़ कम बुनियादें बना लेंगे, या बाकी का नक्शा कम अज़ कम मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है जी। तो सेम वे कुछ एक्टिविटीज़ दूसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, तो वहाँ पर तो पैरेलल काम चलता नहीं है, वहाँ पर पैरेलल चल नहीं सकता। फिर यहाँ पे ये टाइम फैक्टर लेफ़्ट टू राइट उसने टाइम भी शो किया गया है। कम्युनिकेशन जब यहाँ से हमें समझ आ रही है, जब कम्युनिकेशन हमारी आधी मुकम्मल हो जाएगी, कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम साथ साथ प्लानिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं और साथ साथ मॉडलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर सारा कुछ करते कराते जब हमारी मॉडलिंग हो जाएगी, और जब मॉडलिंग कोई 70% कम अज़ कम हो जाएगी, फिर हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें डिपेंडेंसी फैक्टर को भी आप ज़रा देखें, और फिर यहाँ पे डिपेंडेंसी देखें,
ख़ास तौर पे जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट तो आपकी हो ही नहीं सकती। अच्छा ये बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, पैरेलल आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट। आगे हैं पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल। जो प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल्स हैं, इसमें हमें पहले से आइडिया होता है कि हमारा जो ये जो जेनेरिक प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं ये किस सीक्वेंस में चलनी है। ठीक है जी। प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल्स डिफाइन अ प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ प्रोसेस एलिमेंट्स एंड अ प्रिडिक्टेबल प्रोसेस वर्क फ्लो। हमें पहले से पता होता है कि हमने कैसे कैसे काम करना है। ठीक है जी। ऑल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स कैन अकोमोडेट द जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। हर एक में होती हैं, कम्युनिकेशन होती है, प्लानिंग होती है, डिज़ाइन होता है, कोडिंग होती है, डिप्लॉयमेंट हर एक में होती है। ठीक है जी। बट ईच applies each different process model applies a different emphasis to these activities and define a process flow that invokes each framework activity in a different manner। हर एक में वो 5 जेनेरिक प्रोसेस एक्टिविटीज़ तो पाई जा रही होती हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, डिज़ाइन, लेकिन उनका जो सीक्वेंस है, उनकी जो कॉलिंग है, उसमें जो काम करने का एक फ़्लो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है जी। तो इस हवाले से जो हमारे प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल्स हैं उनमें सबसे बेसिक मॉडल आता है वाटरफॉल मॉडल। ठीक है जी। जो वाटरफॉल मॉडल है, मोस्ट कॉमनली वी नो दिस मॉडल, ये लीनियर फैशन में चलता है। ठीक है जी। और ये क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल भी इसे कहते हैं, और आमतौर पे यही जो है वो इसी पे फोकस किया जाता है, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स तो कोई भी ऐड नहीं की, तो यहाँ पे बात सिर्फ ये है कि मैं आपको इसके मेरिट्स डीमेरिट्स बताना चाहूँगा, चूँकि कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। जो वाटरफॉल मॉडल है इसका फ़ायदा ये है कि हमें ये कोई लंबा चौड़ा कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है, सीधा सीधा काम है, कम्युनिकेशन हुई, प्लानिंग हुई, उसके बाद मॉडलिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिप्लॉयमेंट। लेकिन इसके कुछ जो है ना वो ड्रॉबैक्स हैं और कुछ इसमें कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट इसका सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन ये है कि हमें कम्युनिकेशन करते वक्त, ठीक है जी, इनिशियल स्टेज पे ही मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाना चाहिए, बिकॉज़ कोई आइट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी। कोई यहाँ पे एवोल्यूशन नहीं है। हम जब कम्युनिकेशन करके आगे प्लानिंग में जाएंगे तो फिर हमारा कम्युनिकेशन जिनसे हम कर रहे थे, जो स्टेक होल्डर्स से थे, उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई। ये ऐसी सिचुएशन में हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं जहाँ पर हम बड़ी परफेक्शन के साथ काम कर रहे हों। ठीक है। यहाँ या फिर जहाँ पर वापस जाना मुमकिन ही ना हो। इसकी जो एग्ज़ाम्पल बड़ी कॉमनली डिस्कस की जाती है, जो हमारे ये मतलब वॉर हेड्स के हवाले से या फिर स्पेसशिप्स के हवाले से एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसमें डेफिनेटली वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया जाता है। हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, हम शिप कैसा बनाना चाह रहे हैं, स्पेस शिप या वॉर हेड, जो हमने जो कोई मिसाइल बनाना है जिसमें वॉर हेड लेके जाना है, वो हम किस रेंज के लिए बनाना चाह रहे हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम इनिशियली गैदर कर लेते हैं। फिर हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसका मॉडल बनाते हैं, फिर हम उसको कंस्ट्रक्ट डिप्लॉय कर देते हैं, और वहाँ पे वापसी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप मॉडलिंग के बाद फिर कम्युनिकेशन करें। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन में वाटरफॉल मॉडल यूज़ होता है, लेकिन आम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इन रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू कैन से कि ये वाला मॉडल इतना सूटेबल नहीं होता। तो इसका कंस्ट्रेंट यही है कि रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल तौर पे पता होनी चाहिए पहले से। वाटरफॉल मॉडल के अगेंस्ट एक मॉडल आ जाता है जिसको वी मॉडल कहते हैं। और वी मॉडल क्या करता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटीज़ को हमारे जो जेनेरिक प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ एसोसिएट करके दिखाता है, लेकिन ये वाटरफॉल मॉडल से कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है। इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा ये अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़, कौन कौन सी टेस्टिंग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करनी है। ठीक है जी। कैसे कैसे हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कैसे हम अश्योर कर रहे होते हैं। और वी मॉडल में जो रिलेशनशिप है जेनेरिक प्रोसेस एक्टिविटीज़ का, वो क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ के साथ है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखें,
जो आपकी रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग है। अब ये रिक्वायरमेंट्स मॉडल लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग से मुराद क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन की आउटकम थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर जो एक्टिविटी है उसकी एक आउटकम आती है, उसका एक आउटपुट आता है, ठीक है जी। तो जब आपने रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेशन मुकम्मल कर ली, कम्युनिकेशन मुकम्मल करने के बाद आपने एक रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट बनाया, दैट कुड बी अ सिंगल टेक्स्ट फॉर्म डॉक्यूमेंट और इट कुड बी अ मॉडल और सम सॉर्ट ऑफ डायग्राम, बिकॉज एज यू नो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को किसी ना किसी डायग्राम की सूरत में भी शो कर सकते हैं।